मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को वरंगल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डिजाइन और स्थल पर हो रहे काम में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान शनिवार को अस्पताल स्थल परिसर में अस्पताल के डिजाइन और प्रस्तावित कार्यों की फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सड़क एवं भवन मंत्री वी प्रशांत रेड्डी ने मुख्यमंत्री को डिजाइन पैटर्न और प्रस्तावित कार्यों के बारे में जानकारी दी। हालांकि डिजाइन और काम की प्रगति में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि एक विशाल 24 मंजिला अस्पताल के लिए प्रत्येक मंजिल के लिए अलग अलग पैटर्न कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार 24 मंजिलों में एक प्रतिष्ठित परियोजना के रूप में अस्पताल का निर्माण कर रही थी, लेकिन डिजाइन पैटर्न में बदलाव आया था। उन्होंने निर्देश दिया है कि पीजी छात्रावास के अलावा अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ होगी और मूल्यांकन या निर्माण कार्यों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसे मेडिकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कार्यों को अंजाम देने वाले सभी अधिकारियों और एजेंसियों को डिजाइन के अनुसार काम पूरा करना चाहिए। चंद्रशेखर राव ने अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा है कि दशहरे के बाद प्रगति भवन में वरंगल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अस्पताल के कार्यों को डिजाइन के अनुसार निष्पादित किया जा सके और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा सके। उधर सीएम केसीआर ने हनमकोंडा में वीआरए समुदाय के नेताओं पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। जब उन्होंने सरकार के वादों को पूरा करने के लिए सीएम केसीआर को एक ज्ञापन पेश की तो केसीआर ने गुस्से में वीआरए की शिकायत पर उन पर फेंक दी। सीएम ने वीआरए समुदाय के नेताओं पर यह कहते हुए नाराजगी व्यक्त की कि वे नौटंकी कर रहे हैं। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस बारे में बात की है कि कैसे लोगों ने 2 पदों को संभालने की उनकी क्षमता पर संदेह किया। तेलंगाना के राज्यपाल और पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में उन्होंने खंडन किया है कि वह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी है और अगर वह नवजात शिशुओं, एकल या जुड़वा बच्चों को संभाल सकती है तो वह इन पदों को भी संभाल सकती है। वह इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद परिसर में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव पीजीपी मैक्स पाठ्यक्रम के पूर्व छात्रों को संबोधित कर रही थी। यह आईएसबी समुदाय के वर्तमान और भविष्य के नेताओं को एक छत के नीचे लाने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय था जहां नेता मिलते हैं, रणनीति, तालमेल, सफलता। राज्यपाल ने अपने व्यक्तिगत अनुभव से उदाहरण लेकर कुछ प्रबंधक सबक साझा किए। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने तेलंगाना की राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला तो उनके आलोचकों ने इसे संभालने की उनकी क्षमता पर संदेह किया क्योंकि तेलंगाना देश का सबसे युवा राज्य था। मैंने उनका खंडन करते हुए कहा है कि मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं और अगर मैं नवजात शिशुओं को संभाल सकती हूं तो मैं इसे भी संभाल सकती हूं। उन्होंने कहा है कि 1 साल बाद उन्हें पांडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया जिससे उनके आलोचकों ने फिर से एक साथ 2 पदों को संभालने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाया। मैंने एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कहा, चाहे एक भी बच्चा पैदा हो या जुड़वा पैदा हो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। इसीलिए जो भी असाइनमेंट हो उसे करने के लिए आपके पास साहस, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसने छात्रों को सलाह दी। तेलंगाना के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामाराव ने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी पर राज्य में 9 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के संबंध में शनिवार को झूठ बोलने का आरोप लगाया। केटीआर ने एक ट्वीट में कहा है कि मैं एक भाई के रूप में आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इससे ज्यादा बेबस और गलत जानकारी देने वाला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं देखा। आपने घोषणा की थी कि भारत सरकार ने तेलंगाना को 9 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं, जो कि सरासर झूठ है। आप में तो माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, बाद में आपने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार हैदराबाद में पारंपरिक चिकित्सा के लिए ग्लोबल सेंटर स्थापित करना चाहती है। निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके गुजराती आकाओं ने इसे अपने राज्य में स्थानांतरित कर दिया है। आपने हैदराबाद के लोगों को गुमराह किया है, फिर भी आपने अपने झूठ दावे को ठीक न करे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर गुजरात में अपने आकाओं को खुश करने के लिए आधा सच और झूठी खबरें फैलाने का भी आरोप लगाया है। आपने आधे अधूरे झूठे प्रचार को जारी रखते हुए आपने अब यह दावा करना शुरू कर दिया है कि बयाराम में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र व्यवहार नहीं है, जैसा कि एपी पुनर्गठन अधिनियम में दावा किया गया था।
बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केटीआर ने प्रधानमंत्री मोदी से एक आधिकारिक बयान देने की मांग की है कि केंद्र सरकार तेलंगाना के लोगों से अपने वादों से क्यों मुकर रही है। उन्होंने कहा है, यह शर्म की बात है कि APRA में किया गया एक भी वादा या तो तेलंगाना या हमारी बहन राज्य आंध्र प्रदेश के लिए नहीं रखा गया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि देश भर में बतकुमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने बंजारा हिल्स सागर सोसाइटी में भाजपा द्वारा आयोजित बतकुमा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि आमतौर पर फूलों का उपयोग भगवान की पूजा के लिए किया जाता है और ऐसे फूलों की पूजा का त्योहार बतकुमा है। उन्हें याद आया कि बचपन में वे ऐसे सद्दुल्ला बतकुमा का बेसब्री से इंतजार करते थे। उन्होंने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार तेलंगाना की सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में देश भर में बतकुमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रतिष्ठित इंडिया गेट पर केंद्र सरकार की ओर से बतकुमा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में तेलुगु लोगों के साथ साथ अन्य राज्यों के लोगों ने भी भाग लिया। मंत्री ने कहा है कि देश भर में तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह भी आयोजित किए गए। मंत्री किशन रेड्डी के पूर्व विधायक चिंतला रामचंद्र रेड्डी को इस कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए बधाई दी। केशव मेमोरियल संस्कृति भारत समारोह में किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कितनी भी भाषाएं, कितने क्षेत्र, कितने धर्म, अखिल भारत एक है, सभी भारतीय एक है। उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृतियां और भाषाएं अलग अलग होते हुए हम सब एक है। उन्होंने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय, लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी जैसे महान लोगों की जयंती 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 15 दिनों के लिए देश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसके तहत स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, टीकाकरण, स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने सेवा पखवाड़ा के हिस्से के रूप में हैदराबाद के नारायणगुड़ा में केशव मेमोरियल में आयोजित सांस्कृतिक भारत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बात की। बाद में भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने बात की। उन्होंने कहा है कि उत्सव के माहौल में सांस्कृतिक भारत कार्यक्रम का आयोजन काबिले तारीफ है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कसम वेंकटेश्वरलू, प्रदेश महासचिव प्रदीप वान्य ने भाग लिया। नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर से स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी पुरस्कार प्राप्त किया। VDOAI प्ले ऑन म्यूट पूर्ण स्क्रीन स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी रैंकिंग में 16 पुरस्कारों की एक समृद्ध दौड़ के साथ तेलंगाना देश में दूसरे स्थान पर था। कुछ कवियों को साझा करते हुए MAUD मंत्री ने ट्वीट किया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के गर्व विजेताओं के साथ तेलंगाना नगर पालिकाओं के लिए कुल 16 पुरस्कार, तेलंगाना के लिए अब तक का सर्वोच्च और किसी राज्य के लिए भारत में दूसरा सबसे अधिक पुरस्कार। TSMAUDO ऑनलाइन की पूरी टीम, विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार, CDMA सत्यनारायण और सभी नगर अध्यक्षों ACLB और MC को मेरी बधाई। इस बार इंडिया स्वच्छता लीग के तहत नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने मंत्री को उनके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया। 142 शहरी स्थानीय निकायों में कर्मचारी और निर्वाचित निकाय के प्रतिनिधि मंत्री केटी रामाराव को उनके निरंतर मार्गदर्शन, निगरानी और प्रेरणा के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहते हैं। तेलंगाना राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी रैंकिंग में 16 पुरस्कार अब तक का सर्वोच्च हासिल करते हुए पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। अरविंद कुमार ने ट्वीट किया, बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी भूतपुर को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, चंदूर को फास्टेस्ट मूविंग सिटी, चिटियाल को बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस, कोठथपल्ली को सबसे स्वच्छ शहर और नेरेडा चारला को नागरिक फीडबैक में सर्वश्रेष्ठ शहर सहित 15,000 जनसंख्या श्रेणी के तहत 5 शहरी स्थानीय निकायों ने पुरस्कार जीते। इसी तरह कोठथपल्ली, घटकेसर, गजवेल और बंदकपेट नगर पालिकाओं से सबसे स्वच्छ शहर श्रेणियों के तहत पुरस्कार जीते। सिकंदराबाद छावनी शहर स्थानीय निकाय ने नागरिक प्रतिक्रिया श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शहर जीता। 15,000 से 20,000 जनसंख्या श्रेणी में शहरी स्थानीय निकाय हुस्नाबाद, कोमपल्ली, अधिभापटला और वेमुलावाड़ा, तुर्कायम, मंजल, कोरुतला और सिरसिल्ला ULB ने 25,000 और 50 जनसंख्या श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किए।
मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गांधी जी एक महान दूरदर्शी थे जिन्होंने अहिंसा के जरिए देश को आजादी दिलाई। उन्होंने कहा है कि महात्मा की भावना से ही सीएम केसीआर ने तेलंगाना राज्य हासिल किया। मंत्री तलसानी ने सिकंदराबाद गांधी अस्पताल में मूर्ति अनावरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। तलसानी ने कहा है कि महात्मा की जयंती पर बापूजी को याद करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर आज 10:30 बजे एमजी रोड पर गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि आंध्र के शासकों ने तेलंगाना के कर्मचारियों पर संयुक्त राज्य में बहुत अत्याचार किया है। उन्होंने कहा है कि उस दिन बतकुमा नहीं मनाया जाता था और आज स्वराष्ट्र में सरकारी कार्यालयों में बतकुमा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब संयुक्त राज्य में तेलंगाना राजपत्रित संघ का गठन हुआ तो कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के रविंद्र भारती में तेलंगाना राजपत्रित अधिकारी संघ के तत्वावधान में बतकुमा समारोह का आयोजन किया गया। इन समारोह में मंत्री श्रीनिवास गौड़ एसोसिएशन की अध्यक्ष ममता, सचिव सत्यनारायण और बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जो कर्मचारियों को अधिकतम पीआरसी देता है। यह बड़ी बात है कि तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व करने वाले और राज्य की जीतने वाली केसीआर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर के कारण ही उन्हें टीजीओ जॉब यूनियन में मान्यता मिली और आज मंत्री पद मिला है। उन्होंने कहा है कि केसीआर के साथ आंदोलन शुरू करने वाली टीजीओ एसोसिएशन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार को विकास की दिशा में ले जा रही है। कर्मचारियों ने कहा है कि वे अधिक उत्साह से काम करें और राज्य सरकार का नाम अच्छा करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना गठन से राज्य बहुत ही कम समय में बहुत विकास कर रहा है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक कल से केन्या में होंगी। देश की राजधानी नैरोबी में इस महीने की 6 तारीख तक होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार मौजूद रहेंगे। इसके लिए वह आज केन्या के लिए रवाना हुए। वह इसी महीने की 7वीं तारीख को प्रदेश लौटेंगे। नगर प्रशासन के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार सोमेश कुमार के विदेश दौरे के संदर्भ में जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव शेषाद्री ने इस आशय की जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 अक्टूबर को तेलंगाना में प्रवेश करने की संभावना के साथ राज्य के कांग्रेस नेता इसे एक बड़ी सफलता बनाने के लिए उत्साहित थे। औपचारिक रूप से पुलिस से अनुमति प्राप्त करने के लिए टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं ने पुलिस महानिदेशक एम महेंद्र रेड्डी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें प्रस्तावित 375 किलोमीटर के मार्ग का नक्शा दिया और अनुमोदन के लिए आवेदन किया। रेवंत रेड्डी इससे पहले राहुल गांधी की पद यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल हो चुके हैं। प्रस्तावित रूट मैप अंतिम अनुमोदन लंबित राहुल गांधी को मकताल के पास कृष्णा नदी पुल पर तेलंगाना में प्रवेश करते हुए और 375 किलोमीटर के बाद राज्य से बाहर निकलते हुए दिखाता है। कांग्रेस नेता महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले देवका दरा, महबूब नगर, जडचर्ला, शादनगर, हैदराबाद, संगारेड्डी, जोगीपेट, शंकरमपेट और मदनूर होते हुए चलेंगे। हैदराबाद में उनके राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ आरामगढ़, चारमीनार, अफजलगंज, मुजम्जा मार्केट, गांधी भवन, नामपल्ली, दरगाह, विजयनगर कॉलोनी, नागार्जुना सर्कल, पंजागुट्टा, कुक्कड़पल्ली, मियापुर और पटनचेरू से चलने की उम्मीद है। टीम में सीएलपी नेता मल्लू भट्टी विक्रमाकर और पूर्व पीसीसी प्रमुख वी हनुमंतराव शामिल थे। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर ने कहा है कि हमने उनसे राहुल गांधी के राज्य में प्रवेश करने के बाद बंदोबस्त की पुख्ता व्यवस्था करने का आग्रह किया। इससे पहले दिन में रेवंत रेड्डी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने महाराष्ट्र समकक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की जो शहर में थे। महाराष्ट्र के सीएलपी नेता बाला साहेब थोराट के नेतृत्व में उन्होंने उस नियोजित मार्ग पर चर्चा की जहां से यात्रा के गुजरने की संभावना थी। यात्रा को युगांतरकारी बताते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस नेतृत्व पड़ोसी राज्य के साथ घनिष्ठ समन्वय कर रहा है। राज्य के नेताओं के साथ टीम ने हैदराबाद के आसपास के स्थानों का दौरा किया जहां से यात्रा के गुजरने की संभावना है। उन्होंने बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि इसे ऐतिहासिक यात्रा बनाने के लिए दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक साक्षात समिति का गठन किया जाएगा। थोराट ने कहा है कि यात्रा को महाराष्ट्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हमें तेलंगाना में रूट मैप के बारे में इनपुट मिले हैं। इसके साथ ही हम जल्द ही अपना खुद का रूट मैप लेकर आएंगे।
विधानसभा क्षेत्र में देवी शरण नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष जय हिंद ने श्री नागलक्ष्मी रेणुका देवी मंदिर में अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया। अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश, पूर्व सांसद वी हनुमंत राव और पूर्व मंत्री श्री कृष्ण यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर देवी की पूजा की गई और तीर्थ प्रसाद ग्रहण किया गया। बाद में उन्होंने मंदिर अधिकारियों द्वारा शॉल देकर सम्मानित किया गया। मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष जय हिंद ने कहा है कि अम्मवोरु पिछले 35 वर्षों से यह रह रहे हैं। चूंकि यह मंदिर सीपीएल पुलिस के नियंत्रण में है, इसीलिए श्रद्धालुओं को यहाँ आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। स्थानीय विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने कहा है कि मंत्री हरीश राव आज पट्टनचेरू संभाग के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा है कि 5 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बने गांधी थीम पार्क, नवयुवक हनुमान जिम्नेजियम और ट्रायंगल पार्क को खोला जाएगा। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि 8 लाख रुपए की लागत से स्थापित श्री कोंडा लक्ष्मण बापूजी की प्रतिमा और लायंस क्लब के नए भवनों का लोकार्पण किया जाएगा। मंत्री के दौरे के संदर्भ में उन्होंने टीआरएस पार्टी के प्रमुख नेताओं और निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालयों से बड़ी संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया। राज्य इंटरमीडिएट बोर्ड ने आज से इंटर कॉलेजों के लिए दशहरा अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। इंटर बोर्ड ने कहा है कि 10 अक्टूबर को कॉलेज फिर से खुलेंगे। बोर्ड के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दशहरा की छुट्टियों के दौरान कक्षाएं संचालित करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों और प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार पहले ही 26 सितंबर को 9 अक्टूबर तक स्कूलों में दशहरे की छुट्टियों की घोषणा कर चुकी है। टैंक बॉन्ड एक बार फिर संडे फंडे कार्यक्रम का आयोजन स्थल होगा। शहरी विकास के मुख्य विशेष सचिव अरविंद कुमार ने ट्वीट कर बताया है कि कई दिनों के बाद आज रविवार फंडे का आयोजन किया जा रहा है। संडे फंडे कार्यक्रम आज शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक होगा। बतकुमा उत्सव के साथ साथ दशहरा उत्सव के सदृश कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फूड स्टॉल, हथकरघा और हस्तशिल्प के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। पुलिस ने बताया कि संडे फंडे की पृष्ठभूमि में टैंक बॉन्ड सहित आसपास के इलाकों में यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जाएगी। हैदराबाद में अचानक से माहौल बदल गया है। कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में भारी बारिश हुई। अमीरपेट, खैरताबाद और नामपल्ली में बारिश हो रही है। तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 घंटों में सिटी सहित कई जिलों में मध्यम से बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। आंध्र प्रदेश सीआईडी पुलिस ने तेलुगु देशम के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चिंतकायाला अयन्ना पात्रा के बेटे चिंतकायाला विजय के घर पर नोटिस जारी किया है। एपी सीआईडी पुलिस बंजारा हिल्स रोड नंबर 7 स्थित चिंतकायाला विजय के घर पर गई थी। चूंकि विजय उस समय वहां नहीं था, इसीलिए उन्होंने घर पर नोटिस लगाया और चले गए। 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इस महीने की 6 तारीख को सुबह 10:30 पर नोटिस में कहा गया है कि वह एक मामले को लेकर मंगलगिरी सीआईडी कार्यालय में पेश हो। इससे पहले पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर चिंतकायाला विजय के खिलाफ सीआईडी साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया था। चिंतकायाला विजय को वर्तमान में उपयोग में आने वाले सेलफोन और नंबरों के साथ आईडी और एड्रेस प्रूफ के साथ पेश होने का आदेश दिया गया। नोटिस में बताया गया है कि अगर वह मंगलगिरी सीआईडी कार्यालय में पेश नहीं होते है तो उन्हें सीआरपी की धारा 41A-3-4 के तहत गिरफ्तार करना होगा। तेलंगाना सरकार पर मिशन भगीरथ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राज्य के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। केंद्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि इन मुद्दों पर तेलंगाना सरकार के दावे न केवल भ्रामक थे बल्कि तथ्यों पर आधारित नहीं थे। गौरतलब है कि गुरुवार को राज्य सरकार ने दावा किया था कि राज्य के सभी घरों में पेयजल आपूर्ति के लिए मिशन भगीरथ को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से जारी शनिवार के बयान में केंद्र ने कहा है कि भ्रामक वस्तुओं की सूचना दी गई है, जिससे दावा किया गया है कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के माध्यम से केंद्र ने मिशन भगीरथ योजना की समीक्षा की और प्रत्येक घर को मिशन के तहत प्रति व्यक्ति 100 लीटर पीने का पानी मिल रहा है।
भगीरथ की तेलंगाना के 320 बेतरतीब ढंग से चुने गए हैं। गांवों में निरीक्षण किया गया था और सभी गांवों को नल के माध्यम से निर्बाध दैनिक गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराया गया। पीएम मोदी ने आज 5G सेवाओं की शुरुआत की। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भाग लिया। उन्होंने 5G सेवाएं शुरू करने से पहले दूरसंचार कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का दौरा किया। उन्होंने जियो, एयरटेल और अन्य कंपनियों द्वारा प्रदर्शित 5G उत्पादों की जांच की। संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी। वहीं इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो गेम भी खेला। इससे जुड़ा एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लंबे समय से प्रतीक्षित 5G सेवाएं आखिरकार हमारे देश में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति भवन में आयोजित छठे भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC में 5G सेवाओं की शुरुआत की। एयरटेल ने घोषणा की है कि उनसे दिल्ली, मुंबई, वाराणसी और बेंगलुरु सहित देश के 8 राज्यों में 5G सेवाएं शुरू की है। रिलायंस जियो दिवाली से 5G सेवाएं शुरू करने को तैयार है। इस समय लोग सबसे तेज 5G सेवाओं के इस्तेमाल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 5G सेवाएं जल्द शुरू होंगी या नहीं, इसका लेकर काफी चर्चा है।